नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रयास केएसजी में। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? वेदर माई वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? दोस्तों, जस्ट गिव मी द रिस्पॉन्स एंड गिव मी द कंफर्मेशन वेदर माई वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? क्या हमारे बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा, तकनीकी बाधा नहीं है? डॉक्टर विजेता सिंह जी गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। वेद, उसके बाद व्हाई द स्क्रीन इज नॉट विजिबल? मणिपाल जी गुड इवनिंग डॉक्टर विजेता जी। मोबाइल गुड इवनिंग महिपाल जी, गुड इवनिंग रौनक चौकसे जी, दीपिका ठाकुर जी। क्या मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? यदि आप ये कंफर्मेशन दे दें, उसके बाद मैं आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं। ओके, फाइनली आई हैव गॉट द कंफर्मेशन। मुझे कंफर्मेशन मिल चुका है। दोस्तों, चलिए आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरा भैया से निवेदन है कि थोड़ा टेम्परेचर लो कर दे, है ना। दोस्तों, एक बार आज की कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम 2 मिनट में रिवाइज करते हैं, 2 मिनट में क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने कल पढ़ा था। दोस्तों, कल हमने डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, राइट। अब मैं उसको हिंदी इंग्लिश में नहीं बोलूंगा। हमने विमुक्त जनजातियां या डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, राइट। डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में पढ़ा। इन्हें डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो नाम दिया गया था, राइट, वो किस किस कमीशन के द्वारा दिया गया था आप सबको याद होगा। इन्हें जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स नाम दिया गया था वो काका केलकर कमीशन के द्वारा नाम दिया गया था। इज दैट क्लियर? काका केलकर कमीशन के द्वारा इसे डी नोटिफाइड ट्राइब का नाम दिया गया था। इससे पहले एक और कमीशन बना था जिसे अयंगर कमेटी कहा जाता है, अयंगर कमीशन कहा जाता है। इसने इन्हें एक्स क्रिमिनल कहा था। तो जरा दोस्तों ध्यान रखिएगा, राइट। इन्हें एक्स क्रिमिनल कहा था अयंगर कमेटी ने। अयंगर कमेटी ने ऑल दो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, ओके, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 को खत्म कर दिया, एन्यूल कर दिया, समाप्त कर दिया, ओके। बट उसके बाद उन्होंने नाम दिया एक्स क्रिमिनल। लेकिन ये एक्स क्रिमिनल थोड़ा डेरोगेटरी लग रहा था, इसलिए काका केलकर कमीशन जो 1953 में बना, उसने इन्हें नया नाम दिया डी नोटिफाइड ट्राइब्स। दोस्तों, कल हमने देखा कि किस प्रकार जन्मजात अपराधी हमारे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को घोषित कर दिया जाता था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत। 1871 में अंग्रेज ये बड़ा ही खतरनाक कानून लेकर के आए थे, विशेषकर उन जनजातियों को टारगेट करने के लिए, उन जनजातियों को टारगेट करके उनको खत्म करने के लिए जो उनके साथ परस्पर संघर्ष पर रहती थी। 1871 में बना यह कानून जो बॉर्न क्रिमिनल डिक्लेयर करता था बहुत सारे जनजातीय समूहों को, अगले 80 वर्षों तक संचालित रहा, अगले 80 वर्षों तक ऑपरेटिव रहा। 80 वर्षों में 3 जनरेशन बीत गए, 8 दशक बीत गए। इन जनजातीय समुदायों के 3 जनरेशन निकल गई और करीब करीब 3 जनरेशन तक इन जनजातीय समूहों ने अपराधी होने का एक स्टिग्मा, अपराधी होने का जो एक दंश है वो झेला। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके तुरंत बाद संयुक्त प्रांत की सरकार ने राज्य स्तर पर पहला प्रयास किया, जब इन डी नोटिफाइड ट्राइब्स को या फिर उस वक्त जो नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता था, इनको नोटिफाइड क्रिमिनल्स कहा जाता था, अधिसूचित अपराधी कहा जाता था, इनकी जांच के लिए, इनके अन्वेषण के लिए, इनके शोध के लिए एक कमेटी का गठन किया संयुक्त प्रांत की सरकार ने। लेकिन ये एक प्रादेशिक प्रयास था, प्रदेश स्तर पर किया गया प्रयास था। इट वॉज जस्ट अ स्टेट कमीशन विच वॉज formulated, which was established just to identify the notified tribes of उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर प्रयास दोस्तों 1948 में किया गया, जब पहला कमीशन अखिल भारतीय स्तर का बनाया गया, जिसे आप अनंत शयम अयंगर कमीशन कहते हैं। इस अनंत शयम अयंगर कमीशन ने दोस्तों, इस अनंत शयम अयंगर कमीशन ने सबसे पहले
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 का समाप्त किया और इन्हें एक नया नाम दिया एक्स क्रिमिनल। मतलब अब ये क्रिमिनल नहीं है, एक्स क्रिमिनल है। लेकिन ये नाम, जैसा कि मैंने थोड़े सेकंड पहले कहा, डेरोगेटरी था। तो एक और कमीशन जो बना, जिसे फर्स्ट ओबीसी कमीशन कहते हैं, काका केलकर कमीशन, उन्होंने एक्स क्रिमिनल से नाम चेंज करके इन्हें डी नोटिफाइड कर दिया। ये डी उपसर्ग जो लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये डी उपसर्ग जो लगा हुआ है, डी नोटिफाइड ट्राइब, ये 1913 में कहा 1953 में नाम दिया गया डी नोटिफाइड ट्राइब, क्योंकि इससे पहले ये डी वर्ड नहीं था, नोटिफाइड वर्ड था और इन्हें नोटिफाइड क्रिमिनल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नोटिफाइड क्रिमिनल्स। ओके, नोटिफाइड क्रिमिनल्स, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें डी प्रीफिक्स ऐड किया गया और एक नया नाम इन्हें मिला दोस्तों, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। उसके बाद समय समय पर अलग अलग कमीशन बनते रहे, जैसे कि हमने देखा 1965 में लोकूर कमीशन बना, 1979 में एक बार फिर से मंडल कमीशन बना। उसके बाद दो राष्ट्रीय आयोग 2006 और 2014 में बने। 2006 वाले आयोग को रेनके कमीशन कहते हैं और 2014 वाले आयोग को इडाटे कमीशन कहते हैं। ओके, हमने इन सभी चीजों के बारे में देखा। रेनके कमीशन और इडाटे कमीशन की हमने जो रिकमेंडेशंस थी, जो अनुशंसाएं थी, उन पर भी कल हमने प्रकाश डाला, उनको भी कर रेखांकित किया और उनको देखते वक्त हमने ये समझा कि इन दोनों कमीशंस ने आजादी के लगभग 5 दशक के बाद जब ये कमीशन बने, तब भी बताया कि किस प्रकार अभी बहुत सारी जनजातियां, इनफैक्ट 300 से ज्यादा जनजातियां अभी भी ऐसी हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिनका कोई घर नहीं है, ना वो किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करती हैं और ना ही स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको किसी प्रकार का एक्नॉलेजमेंट है। वो खानाबदोश और पहचान विहीन होकर आज भी भारत में भ्रमण कर रही हैं। इनकी संख्या कितनी है इसके बारे में हम जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, 1947 में यद्यपि हम आजाद हो गए और हमने खत्म कर दिया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 का, लेकिन आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसके बावजूद 300 ट्राइब्स हमारे देश में ऐसी हैं, 300 ट्राइब्स आज भी ऐसी हैं जो आज भी पहचान की मोहताज हैं और ये क्रिमिनल का स्टिग्मा झेल रही है। इज दैट क्लियर? क्रिमिनल का स्टिग्मा। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जितनी भी डीनोटिफाइड ट्राइब्स, चाहे वो उनकी पहचान हो चुकी हो या अभी भी वो पहचान के मोहताज हो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, जितनी भी आपकी विमुक्त जनजातियां हैं, विमुक्त जनजातियां चाहे वो स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज कर ली गई हो, स्टेट ने उनकी आइडेंटिटी को लगभग पकड़ लिया हो, या फिर वो अभी भी आइडेंटिटी उनको नहीं मिल पाई हो, लेकिन इनके साथ एक्स क्रिमिनल होने का टैग आज भी, राइट, क्रिमिनल का जो स्टिग्मा है, अपराधी होना का जो दंश है, ये ट्राइब्स आज भी झेल रही हैं और ये इनके सामने खड़ी हुई एक बड़ी सामाजिक समस्या कि किस प्रकार अगर हम बात करते हैं कि इन डीनोटिफाइड ट्राइब्स को हम समाज की मुख्य धारा में लेकर के आएंगे, समाज की मुख्य धारा में तो आप लेकर के आ जाएंगे, लेकिन इस स्टिग्मा का, इस दंश का क्या करेंगे जो इनके साथ आज भी चिपका हुआ है। तो इसके लिए एक विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है, क्योंकि इनको मुख्य धारा में लाया जाए, इन ट्राइब्स को मुख्य धारा में लाया जाए, सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाया जाए, इन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, इनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया जाए। उससे पहले हमें इनके साथ जुड़े हुए उस स्टिग्मा को, उस दंश को खत्म करना है जो इन्हें अपराधी घोषित करता है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? और अलग अलग कमीशंस ने यह बात बोली कि किस प्रकार दोस्तों इनका जो अपराधी होने का दंश है, इसकी वजह से आज भी ये समाज में उत्पीड़न का शिकार होते हैं और प्रशासनिक उत्पीड़न का भी शिकार होते हैं। आई होप इट्स क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक, मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको बात समझ में आई। इतना दोस्तों कल हमने पढ़ा था, अब हम उसके आगे चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कीम की जो हमारी भारत सरकार ने रिसेंट में बनाई थी इन डीएनटीज के लिए। ओके, मतलब डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, विमुक्त जनजातियां, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए एक विशेष स्कीम 2021 में सामाजिक न्याय मंत्री के द्वारा, यानी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा बनाई गई थी और उस स्कीम को कहते हैं स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब मैं सिर्फ डीएनटी बोलूं तो इसका मतलब मैं सिर्फ डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में बात कर रहा हूं, यानी मैं सिर्फ विमुक्त जनजातियों के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों मैं एक नॉमेनक्लेचर क्लियर कर दूं, जो आज के
लेक्चर में बार बार यूज करूंगा मैं, बार बार पूरा नाम लेने से समय खराब होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं सिर्फ डीएनटी बोलूं, डीनोटिफाइड ट्राइब बोलूं, अगर सिर्फ डीनोटिफाइड ट्राइब बोलूं, इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ डीनोटिफाइड ट्राइब्स यानी विमुक्त जनजातियों के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं डीएनटीज बोलूं, जो कि मैं बार बार बोलूंगा, डीएनटीज बोलूं, तो इसका मतलब मैं डीनोटिफाइड ट्राइब्स यानी विमुक्त जनजातियां और साथ साथ नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में भी बात कर रहा हूं, अगर मैंने डीएनटीज बोल दिया तो। यानी जब जब मैं डीएनटीज बोलूंगा, मेरे हिंदी मीडियम के मेरे प्रिय विद्यार्थी इस बात को जरा संज्ञान में लें अपने, राइट, कि जब जब मैं डीएनटीज बोलूंगा तो मैं विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु तीनों जनजातियों के बारे में बात कर रहा हूंगा। और जब मैं सिर्फ विमुक्त बोलूंगा या डीनोटिफाइड ट्राइब बोलूंगा तो डेफिनेटली आप सिर्फ डीएनटीज के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आपको तो पता ही है वो दोनों अलग अलग हैं। कल हमने ये इस बारे में भी सीखा था कि मध्य प्रदेश में 51 राइट डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं प्लस नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं। सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं 51, और इसमें हम बात करें डीनोटिफाइड ट्राइब्स यानी विमुक्त जनजातियां कितनी हैं, तो हमने देखा था 21 हैं। और अगर हम बात करें नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक यानी घुमंतु और अर्ध घुमंतु कितनी है, तो ये 30 है। कुल मिलाकर ये दोनों 51 है। हमने कुछ ऐसी जनजातियों के बारे में बात की थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब मैं इन तीनों के बारे में बात करूंगा तो मैं डीएनटीज वर्ड का बार बार प्रयोग करूंगा। मैंने आपको एक नॉमेनक्लेचर दोस्तों आज के लेक्चर का दे दिया है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो नाउ लेट्स कट टू चेस, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। दोस्तों ध्यान रखिएगा 2021 में 16 फरवरी 2022 को, ध्यान रखिएगा 16 फरवरी 2022 को 2022 के बजट में हमारे डीएनटीज के लिए यानी डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स सब के लिए एक स्कीम, एक योजना शुरू की गई। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है, भारत सरकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस बजट में 200 करोड़ रुपए का आवंटन यानी एलोकेशन इस स्कीम के लिए किया गया था। ओके, इस स्कीम के लिए हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस स्कीम के लिए, जिसे सीड स्कीम कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं बताऊंगा आपको मैं, ओके, सीड स्कीम कहते हैं, इसके लिए 200 करोड़ का आवंटन किया था। क्या थी यह स्कीम और इस स्कीम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस स्कीम की लॉन्च डेट आप सब याद रखें 16 फरवरी 2022। इसके अलावा इस स्कीम का फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो है स्कीम स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज मतलब तीनों जनजातियां। अब यहां पर है स्कीम फॉर, देखिए आप सब, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज यानी डीएनटीज के आर्थिक उत्थान के लिए योजना। इसे हिंदी में अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो डीएनटीज के आर्थिक उत्थान के लिए योजना। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं है। सीड स्कीम का हिंदी में बीज नाम नहीं है। गूगल ट्रांसलेटर से सीड बीज बन जाता है। हो सकता है बहुत सारी किताबों में जो गूगल ट्रांसलेटर से बनाई गई हो वो सीड स्कीम का बीज कर दें, लेकिन ये सीड दूसरा है। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, ओके, और इसे हिंदी में भी सीड स्कीम ही कहते हैं। ध्यान रखिएगा आपके सामने सीड योजना ही लिखा हुआ आएगा। अगर प्रश्न आएगा तो सीड योजना ही लिखा हुआ आएगा। सबसे पहले इसकी लॉन्च डेट देखें आप सब, 16 फरवरी 2022। अच्छा, अब इसका संबंधित मंत्रालय क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सामाजिक न्याय मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। सर मंत्रालय का नाम क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, तो ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय विभाग, सामाजिक न्याय मंत्रालय। सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है इसको ये कार्यभार सौंपा गया है, इसको यह दायित्व सौंपा गया है कि वो सीड स्कीम का एक सफल क्रियान्वयन या बेहतर क्रियान्वयन करे, राइट। इस मंत्रालय को ध्यान रखिएगा, इस मंत्रालय को 200 करोड़ रुपए का आवंटन सिर्फ और सिर्फ इस सीड स्कीम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किया गया है। दोस्तों दिस स्कीम, right, this scheme has been allocated 200 crores and this ministry of social justice and empowerment will be the nodal agency, will be the concerned ministry which has been given the responsibility of effective implementation of this seed scheme. Is that clear my dear friends? अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है हमारे, डॉक्टर
डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इज दैट क्लियर? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है, राइट, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है हमारे, ठीक, ये है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस। सर इनका नाम क्यों बता रहे हो आप, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का नाम क्यों बता रहे हो? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से हैं, टीकमगढ़ के सांसद हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। दोस्तों टीकमगढ़ के सांसद हैं और अभी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के सांसद हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं और वो यही मंत्रालय संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इन्हीं के विभाग के अधीन है सीड स्कीम का क्रियान्वयन। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, आजकल सामाजिक न्याय विभाग की जब भी बात होती है तो एक व्यक्ति का नाम याद आता है, रामदास अठावले। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, रामदास अठावले का नाम बार बार याद आता है। तो रामदास अठावले जो हैं वो इसी विभाग में हैं, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त नहीं है, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, यानी कि वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, MOS है। ओके, वो MOS है। रामदास अठावले जो संसद में अपने बड़ी अच्छे भाषणों के लिए जाने जाते हैं, संसद में वो काफी व्यंगात्मक या हास्यास्पद तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। काफी संसद, हमारे जो मोदी जी या फिर अमित शाह वगैरह भी है, वो काफी लोटपोट हो जाते हैं उनके भाषणों को सुन करके। तो जनरली जब भी ये बात आती है सामाजिक न्याय मंत्री हमारे यहाँ कौन है, तो रामदास अठावले का नाम याद आ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रामदास अठावले ऑल्दो एक विजिबल फेस है, ऑल्दो एक पॉपुलर फेस है, लेकिन उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, राइट। कैबिनेट मंत्री जो है हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, जो हमारे ही टीकमगढ़ से सांसद हैं। अभी आगे हो सकता है सरकार के बाद क्या होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा। तो ये 3-4 फैक्ट्स दोस्तों मैंने आप सबको बताए। दोस्तों स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में अगर हम बात करें, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट या फिर सीड के बारे में बात करें, इस सीड स्कीम के बारे में बात करें, तो ये सीड स्कीम के 4 अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं, राइट। ध्यान रखिएगा, स्कीम के 4 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। पहला है इसका एजुकेशनल कंपोनेंट, पहला है इसका एजुकेशनल कंपोनेंट, ध्यान रखिएगा, पहला है इसका एजुकेशनल कंपोनेंट, ठीक। 4 अलग अलग कंपोनेंट हैं जिसमें, ध्यान रखिएगा, जिसमें ये फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, राइट। फ्री कोचिंग यानी निःशुल्क मार्गदर्शन प्रोवाइड किया जाएगा, निःशुल्क मार्गदर्शन प्रोवाइड किया जाएगा DNTs के बच्चों को, ताकि वो नीट, JEE, PSC, UPSC, क्लैट जैसा एग्जामिनेशन पास कर सकें। तो इस स्कीम के तहत पहला कंपोनेंट है DNTs के, डीनोटिफाइड ट्राइब्स यानी विमुक्त जनजातियों के या घुमंतु अर्धघुमंतु जनजातियों के बच्चों के कोचिंग की व्यवस्था करना, ताकि इस देश के प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में ना केवल वो बैठ सके, बल्कि उन्हें उनमें अच्छे अंक लाकर उन्हें उत्तीर्ण कर सकें और फिर अपने समाज की सेवा कर सकें। ओके, ध्यान रखिएगा। दूसरा कंपोनेंट जो है उसका दोस्तों वो है आवास। दूसरा कंपोनेंट जो है वो हाउसिंग कंपोनेंट है या आवास से संबंधित है, जहां पर ध्यान रखिएगा आवास से संबंधित है। दोस्तों DNTs के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? DNTs के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दे आर नॉट कन्फाइंड इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन, दैट दे आर नॉट कन्फाइंड इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन। व्हाई? Because they have been given the tag of social, they have been given the type, they have been given the tag of criminals right from 1871। उनको अपराधी का एक टैग 1871 से मिला हुआ है और तब से वो जन्मजात अपराधी होने की वजह से बस छुप छुप के घूम रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। भाई अपराधी को कोई घर बनाने देगा, अपराधी को कोई होम लोन देगा, अपराधी को कोई जमीन अलोकेट करेगा, तो ये आवास विहीन और भूमि विहीन और पहचान विहीन तो है ही। तो दोस्तों ये ऐसी जनजातियां हैं जो कभी किसी फिक्स्ड लोकेशन पर कभी रही ही नहीं, अपने सर्वाइवल को ढूंढने के लिए इन्हें बस घूमना पड़ता है या फिर भ्रमण करना पड़ता है, ध्यान रखिए, खाना बदोशों की तरह। तो दूसरा कंपोनेंट है वो है आवास कंपोनेंट या इसे कहते हैं हाउसिंग कंपोनेंट। और इन्हें जो है वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी जिससे ये अपने जो निवास की समस्या है, रहने की समस्या है, घर की समस्या है, इसका निराकरण कर सकें, सो दैट दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ रेसिडेंस, देयर प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग एंड एटलीस्ट दे लिव एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ओके, हाउसिंग कंपोनेंट। तीसरा है हेल्थ कंपोनेंट। तीसरा है दोस्तों हेल्थ कंपोनेंट यानी स्वास्थ्य से संबंधित बात है इसमें। तो दोस्तों इसके तहत क्या किया जाएगा, इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी
आप सबको पता है हमारे यहाँ जो आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना के तहत इनको सम्मिलित किया जाएगा और उसका लाभार्थी बनाया जाएगा। दोस्तों इनके लिए कोई अलग से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, अलग से हेल्थ इंश्योरेंस योजना नहीं चलाई जा रही है। मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं, किसी भी प्रकार की अलग से विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजना इनके लिए नहीं चलाई जा रही है। कोशिश की जा रही है कि हमारे जो आयुष्मान भारत योजना है उसी के साथ इनको एसिमिलेट किया जा सके, उसी में इनका समायोजन किया जा सके। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो तीसरा हो गया हमारा हेल्थ कंपोनेंट, और तीसरा हो गया दोस्तों हमारा हेल्थ कंपोनेंट, और चौथा हो जाएगा दोस्तों, चौथा इसमें है इनको एम्प्लॉयमेंट। चौथा है एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार के लिए लाइवलीहुड, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के लिए ऋण वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट कराकर। तो सीड स्कीम के 4 कंपोनेंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। पहला है एजुकेशन कंपोनेंट, जिसके तहत इनको निःशुल्क मार्गदर्शन यानी फ्री कोचिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी इंडिया के टॉप एग्जामिनेशंस के लिए, नीट, जेई, क्लैट, पीएससी, एमपीपीएससी वगैरह वगैरह के लिए। इज दैट क्लियर? हम भी आपको फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप डीएनटीज हैं। इज दैट क्लियर? आप लोग नहीं हैं, मतलब ध्यान रखिएगा। ओके, तो कोई बोलेगा सर मैं अभी खाना बदोश हूं, बस घूम रहा हूं। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहला कंपोनेंट जो है वो है एजुकेशनल कंपोनेंट, जिसमें फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा है हाउसिंग कंपोनेंट, इनकी आवास से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा, इन्हें आवास हेतु वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तीसरा है स्वास्थ्य से संबंधित, जहां पर इनको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। और चौथा है लाइवलीहुड या एम्प्लॉयमेंट, जिसके तहत इनके जॉब क्रिएशन की व्यवस्था की जाएगी, इनके रोजगार के लिए सृजन किए जाने की कोशिश की जाएगी, और बैंक वगैरह से ऋण देकर इनका कौशल विकास करके किसी भी तरीके से इन्हें छोटा मोटा रोजगार देने की कोशिश की जाएगी। तो ये सीड स्कीम है दोस्तों, इट्स नॉट ईजी टू इंप्लीमेंट, ध्यान रखिएगा। सीड स्कीम इज नॉट ईजी टू इंप्लीमेंट, बट पहले आप लोग ये 4 कंपोनेंट समझ लीजिए। बिल्कुल ये स्कीम पर एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, आई होप आपने रनिंग नोट्स बना लिए होंगे दोस्तों। सीड स्कीम, ओके, अच्छा दोस्तों, ये फरवरी 2022 में ये स्कीम जो है वो शुरू होती है। फरवरी 2022 में ये स्कीम शुरू होती है, और अभी शायद दिसंबर जनवरी पिछले साल की बात है, एक साल इस स्कीम को ऑपरेट करते करते हो गए थे। और एक साल के बाद एक संसदीय समिति, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सोशल जस्टिस, ओके, संसदीय समिति पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सोशल जस्टिस ने जब मंत्रालय के काम का अवलोकन किया, जब मंत्रालय के काम को इवैल्यूएट किया, मिनिस्ट्री के काम को इवैल्यूएट किया, तो हमारी संसदीय समिति पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सोशल जस्टिस ने पाया कि सीड योजना के तहत जितना पैसों का आवंटन किया गया था उसमें बड़ी धीमी प्रगति है, राइट। Under seed scheme, 200 crores were allocated. 200 crores were allocated, and the parliamentary committee which investigated and scrutinized the progress of this scheme, then the parliamentary committee came to a conclusion that the pace of implementation of this scheme is very slow. पाया गया कि भाई 200 करोड़ कहां 5 वर्षों में, यानी 2022 से 2026 के पीरियड में खर्च करने थे, और ये स्कीम का पेस इतना स्लो है कि अभी 5% भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। ओके, ये हमारी संसदीय समिति ने आरोप लगाया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पर, यानी वीरेंद्र कुमार जी की हमारी मिनिस्ट्री पर। दोस्तों मिनिस्ट्री ने अपना जवाब दिया, लेकिन मैं आपके समक्ष मिनिस्ट्री की कुछ प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहता हूं, राइट। मिनिस्ट्री के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? 200 करोड़ आपने अलोकेट कर दिए, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स डिसाइड कर दिए आपने। हमारी जो अलग अलग कमीशंस की रिपोर्ट है वो ये भी कहती है कि 300 से ज्यादा डीएनटीज, 300 से ज्यादा विमुक्त जनजातियां, अभी मैं सिर्फ डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में बात कर रहा हूं, 300 से ज्यादा डीनोटिफाइड ट्राइब्स जो है वो आज भी पहचान की मोहताज है, यानी उनकी अपनी पहचान नहीं है इसी देश में, वो बस वॉन्डरर्स की तरह घूम रहे हैं, खाना बदोश व्यक्तियों की तरह। उनकी पहचान करने में बहुत समय लगेगा, हमें फील्ड पर जाना पड़ेगा, अलग अलग एनजीओस के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, अलग अलग पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल पर जाकर के ही हम रियल बेनिफिशियरीज को तलाश कर सकते हैं। ये उज्ज्वला योजना नहीं है कि सारी बेनिफिशियरीज का लिस्ट जो है डेटाबेस में रखा हुआ है, मनरेगा नहीं है,
कि एक क्लिक दबाया और बटन पैसा ट्रांसफर हो गया, जहां पर बेनिफिशियरीज का आइडेंटिफिकेशन पहले या बहुत पहले हो चुका है, राइट। ये डीएनटीज के लिए योजना है, जो जिन लोगों के पास अभी आइडेंटिटी नहीं है और ऐसे समूह जिनके पास आइडेंटिटी या पहचान नहीं है, उनको किसी भी सरकारी योजना का लाभार्थी बनाना और उसको लाभ दिलवाना, यानी लास्ट माइल डिलीवरी, बहुत ही टफ टास्क है, बहुत टफ टास्क है। बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डिकोड, यू आर नॉट एबल टू डिकोड हु द बेनिफिशियरीज आर। मैं बोल दूं डीएनटीज हूं, कोई और बोल दे डीएनटीज है, ओके। तो इट्स वेरी टफ टू आइडेंटिफाई द रियल बेनिफिशियरीज, ओके। वरना पता चला बंदर बाट हो गई पूरी की पूरी स्कीम में। इसलिए इसका पेस जो है दोस्तों काफी स्लो है, काफी स्लो है। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा इस सीड स्कीम का। तो ये सीड स्कीम दोस्तों ध्यान रखिएगा 2022 में शुरू की गई। अच्छा, अब एक और प्रश्न मैं आपके सामने बता दूं। सीड स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन, एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ डीएनटीज, ओके। ध्यान रखिएगा, इसको नाम मैं हिंदी बता रहा हूं, डेवलपमेंट एंड ध्यान रखिएगा, रनिंग नोट्स लिख लीजिए, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ डीएनटीज, फॉर डीएनटीज, ठीक। डीएनटीज के कल्याण और विकास हेतु बोर्ड, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ डीएनटीज, ठीक। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस एजेंसी को डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीएनटीज, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बनाई गई थी 2019 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ डीएनटीज। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ डीएनटीज, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड, ये 2019 में बनाई गई थी, राइट। ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करती है। ये इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो भीखू रामजी इराडे थे। ध्यान रखिएगा, इसके पहले अध्यक्ष भीखू रामजी इराडे थे, ध्यान रखिएगा, इराडे थे। लेकिन बाद में अभी 2022 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया, 2022 में इनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो गया, ओके। और अब जो है वो सौरभ गर्ग जी इसके अध्यक्ष हैं, सौरभ गर्ग जी इनके अध्यक्ष हैं। ये इसके पहले भीखू रामजी इडाटे, ओके, ये इडाटे कमीशन वाले ही इडाटे हैं, भीखू रामजी इडाटे, इराडे नहीं है, ये इडाटे है, ठीक। भीखू रामजी इडाटे जो हैं वो इसके पहले चेयरमैन थे, पहले चेयरमैन, ओके। विकास और कल्याण बोर्ड, डीएनटीज के लिए विकास और कल्याण बोर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, विकास और कल्याण बोर्ड 2019 में, ये विकास और कल्याण बोर्ड 2019 में बनाया गया। सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंदर काम करता है। भीखू रामजी इडाटे, भीखू रामजी इडाटे जो हैं इसके प्रथम चेयरमैन थे। आज सौरभ गर्ग इसके चेयरमैन हैं, ओके। चेयरमैन का अपॉइंटमेंट जो है, इस बोर्ड के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्र सरकार करती है। और उसके चेयरमैन का कार्यकाल जो है वो 3 इयर्स का होता है। 2022 में भीखू रामजी इडाटे, ये इडाटे कमीशन वाले ही इडाटे हैं, ध्यान रखिएगा, रेनके कमीशन, इडाटे कमीशन, ये सारे कमीशन याद आपको होने चाहिए, ये वही है। और इनको अभी इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। दोस्तों आई होप आपको ये बात समझ में आई। इस बोर्ड के पास, विकास एवं कल्याण बोर्ड के पास, ध्यान रखिए, इसका पूरा नाम है डीएनटीज के लिए विकास और कल्याण बोर्ड, ओके। डीएनटीज के लिए विकास और कल्याण बोर्ड, जैसे अंग्रेजी में आप डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीएनटीज कहते हैं, इसको जिम्मेदारी दी गई है, इसको दायित्व दिया गया है कि वो सीड योजना का एक बेहतर क्रियान्वयन करें, ओके। सीड योजना के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, सीड योजना का क्रियान्वयन ये विभाग कर रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर ही, अंतर्गत रह करके ही कार्य करता है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, तो आप देखिए, चलिए आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, कुछ मध्य प्रदेश ने भी कुछ बॉडीज बनाई हैं, ओके। जैसे मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण, राइट, एक बॉडी बनाई है, राइट। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण, ये 1996 में बनाया था। ये तो नेशनल लेवल बॉडी है जो अभी मैंने बताया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने भी मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण जो है
वो 1996 में बनाया था। उसके बाद दोस्तों 2011 में एक और बॉडी बनाई जिसका नाम है विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग, ये 2011 में बॉडी बनाई। तो मध्य प्रदेश सरकार की दो बॉडी है और 2011 वाली बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2011 वाली बॉडी का नाम क्या है? विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग। इसे 22 जून 2011 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया। दोस्तों 2011 में बॉडी इसलिए बनाई गई क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश सरकार में एक आदिम जाति मंत्रालय हुआ करता था, आदिम जाति कल्याण विभाग। आदिम जाति कल्याण विभाग जो पूरे शेड्यूल ट्राइब्स, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य किया करता था, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया करता था। पर ध्यान रखिए कि हमारे जो डीएनटीज हैं, 51 डीएनटीज हैं, इनके सामने चैलेंज कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर हम दूसरी जातियों जनजातियों के बारे में बात करें, भील, गोंड या दूसरी जो अलग अलग 43 जनजातियां हैं दोस्तों, ये इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल चुका है। वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल चुका है, उन्हें रिजर्वेशन मिल चुका है, वो अलग अलग योजनाओं के बेनिफिशियरीज बन चुके हैं, वो स्टेट के एक रिकॉग्नाइज्ड सिटीजन्स हैं, वो स्टेट के एक रिकॉग्नाइज्ड सिटीजन्स हैं, वो पीसा एक्ट के लाभार्थी हैं, वो SC/ST एक्ट के लाभार्थी हैं। तो जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन शेड्यूल ट्राइब्स को मिलना चाहिए वो उनको मिल चुका है। लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर कुछ ऐसे डीएनटीज हैं, ध्यान रखिएगा, जो बाकी शेड्यूल ट्राइब्स की तुलना में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं और उनमें से कुछ के पास तो आज भी पहचान नहीं है, उनमें से कुछ के पास तो आज भी पहचान नहीं है। तो आप डीएनटीज को पूरी शेड्यूल ट्राइब्स के साथ नहीं रख सकते, आपको उनके लिए एक पृथक विभाग, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। इसीलिए आदिम जाति कल्याण विभाग जो मध्य प्रदेश सरकार का एक ट्राइबल डिपार्टमेंट है, जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम करता है, 2011 से इसका एक डिपार्टमेंट पृथक किया गया और डीएनटीज के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाई गई, एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन बनाया गया, एक विशेष संस्था बनाई गई जिसका नाम है विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग। तो आपके समक्ष अगर प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग कब बना? 2011 में बना। किससे पृथक करके बना? आदिम जाति कल्याण विभाग जो सभी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए काम करता है, उससे पृथक करके बनाया गया। दोस्तों आई होप आपको ये बात समझ में आई। अपराजिता जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपको आभार आपका। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो, अभी तक जो भी बातें मैंने बोली उसमें यदि आपसे कुछ मिस हो गया हो, आपने नहीं सुन पाया हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो प्लीज मैं 30 सेकंड का एक पॉज दे रहा हूं, आप मुझसे बातें कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज टेल एवरीवन, प्लीज टेल इफ you have any problem, if you have any problem, if you miss something, you can tell me। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं आपके चैट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा हूं और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप यस सर बोलिए, गो अहेड का मुझे सिग्नल दे दीजिए। यदि आपको सारी बातें अब तक समझ में आ गई तो प्लीज आप सब मुझे गो अहेड का सिग्नल दे दें ताकि मैं आगे की तरफ प्रस्थान करूं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको आपके रनिंग नोट्स बनाते चलने हैं, सिर्फ सुनना नहीं है। सुनेंगे तो आपका दिमाग कभी काम नहीं करेगा और आपको याद नहीं होगा। जैसे मैं बहुत आराम से बोल रहा हूं, हिंदी में भी बोल रहा हूं, इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, तो जरा बहुत ध्यान से राइट आप अपने रनिंग नोट्स बनाते रहें। हमारी तरफ से भी आपको पीडीएफ शेयर होगी, हमारी तरफ से भी आपको पीडीएफ शेयर होगी, लेकिन वो पीडीएफ पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप रनिंग नोट्स पैरेलली बनाकर चलते चलें तो। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, तो क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए, आप सबका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसका मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीटली डिफरेंट चीज की। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों पीवीटीजीज की। इसको इंग्लिश में फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज। हम डीएनटीज को समाप्त करके
सर नेशनल वाला कब बना था? नेशनल वाला सोल ऑफ गॉड 2019 में बना था। एक्सीडेंटली यहां पर 11 लिख दिया है पीडीएफ में। नेशनल वाला जो है दोस्तों वो 2019 में बना था। डेवलपमेंट बोर्ड फॉर डीएनटीज, ओके, डेवलपमेंट बोर्ड फॉर डीएनटीज जो बॉडी है, ओके, डेवलप एंड वेलफेयर। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मैं अभी फिर से बोल रहा हूं, एक बच्चे को कंफ्यूजन हो गया। देखिए मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, सोल ऑफ गॉड को कंफ्यूजन हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, सीड स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए, सीड स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर मैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, क्योंकि सीड एक यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है, यूनियन गवर्नमेंट, ओके, जो निर्मला सीतारमण ने 2022 में लॉन्च की थी, इज दैट क्लियर, जिसके लिए 200 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो सीड स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर एक डिपार्टमेंट काम करता है। उस डिपार्टमेंट का नाम है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ डीएनटीज, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ डीएनटीज, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ डीएनटीज, विकास एवं कल्याण बोर्ड डीएनटीज के लिए। ये 2019 में बना, 2019 में बना, ओके। ये सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंदर काम करता है। भीखू रामजी इडाटे, भीखू रामजी इडाटे जो हैं वो इसके अध्यक्ष है, वो इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष थे, अभी सौरभ गर्ग जी हो चुके हैं। अच्छा, और मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जो मध्य प्रदेश वाला बना, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग, ये 2011 में बना। और किससे अलग होकर के बना? आदिम जाति कल्याण विभाग से अलग करके बनाया गया। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। मुझे लगता है सोल ऑफ गॉड, तुम्हारा कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। सोल ऑफ गॉड जो है, आप लड़के हैं कि लड़की हैं ये तो बता दीजिए, पता नहीं चल पा रहा है, ओके, आपके अजीब से नाम से सोल ऑफ गॉड, ठीक है ओके, आगे चलिए। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पीवीटीजीज की, जिसे हम लोग हिंदी में, या इसका फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ओके। पीवीटीजी का फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसे पीवीटीजी कहते हैं, इसे पीवीटीजी कहते हैं। पीवीटीजी हिंदी में भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी में इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां। हिंदी में इसे विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां कहते हैं, लेकिन हिंदी में भी पीवीटीजी बोलेंगे। तो हम लोग चाहे कोई बुक उठा लें, वहां पर चाहे हिंदी की बुक उठा लें, चाहे इंग्लिश की बुक उठा लें, वहां पर पीवीटीजी होता है। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं फुल फॉर्म इसका, पीवीटीजी का फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इंग्लिश में, और हिंदी में इसे विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां कहा जाता है। अब मैं आगे के क्लास, आगे का जो अगले 10, 15, 20 मिनट जब तक पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ पीवीटीजी यूज करूंगा। इज दैट क्लियर? सिर्फ पीवीटीजी यूज करूंगा। सोल ऑफ विभाग और बोर्ड में क्या डिफरेंस है? दोस्त, किसी विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए बोर्ड बनाया जाता है, विभाग के अंदर बोर्ड काम करता है। इज दैट क्लियर? विभाग के अंदर, विभाग बहुत बड़ा है, विभाग के अंदर कई बोर्ड काम करते हैं, ओके, विभाग के अंदर कई बोर्ड काम करते हैं दोस्त, ठीक, ठीक है। और कुछ सोल ऑफ गॉड, कोई और प्रश्न? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पीवीटीजी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अच्छा, हम देखने की कोशिश करते हैं भाई पीवीटीजी की जरूरत क्यों पड़ी। पहले हम समझते हैं पीवीटीजी की आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई पीवीटीजी। दोस्तों ध्यान रखिए,
अच्छा, पीवीटीजीज अलग है डीएनटीज से, इन्हें कंफ्यूज मत करना। डीएनटीज कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, वो डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब है। अब हम बात कर रहे हैं पीवीटीजीज की। दोस्तों 1950 में हमारे देश का संविधान बना। ओके, 1950 में हमारे देश का संविधान बना और आर्टिकल 342 का सहारा लेकर, हमारे संविधान के आर्टिकल 342 का सहारा लेकर हमारे राष्ट्रपति महोदय ने, उस वक्त केंद्र सरकार ने, ओके, बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, बहुत सारे जनजातीय समूहों को शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया। शेड्यूल्ड ट्राइब यानी, राइट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब होता है आर्टिकल 342 के तहत सूचीबद्ध जनजातियां जो हर प्रकार के अफर्मेटिव एक्शन स्टेट के द्वारा जो दिया जा रहा है ट्राइबल्स के लिए, उसके लिए पात्र हैं। ओके, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो several tribal groups before 1947 who were lacking in socio-economic indicators, जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाया गया। वो जनजातियां थी पहले, लेकिन फिर उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाया गया। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब होता है आर्टिकल 342 के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स सूचीबद्ध हो गई, अब उन्हें हर प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलेगा। आप जानते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में 43 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। पहले 46 थी, 3 को हटा दिया गया, 43 जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो दोस्तों 43 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमने आइडेंटिफाई की और इनके लिए हर प्रकार का एफर्मेटिव एक्शन दिया। पार्लियामेंट में हमने इनके लिए जगह दी, विधानसभाओं में इनके लिए जगह दी, ओके, इसके बाद जॉब्स में इनके लिए जगह दी और अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाया। पूरी कोशिश की गई कि हम इनको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ सके। संविधान ने पूरी कोशिश की और संविधान को मानने वाली सरकारों ने भी पूरी कोशिश की कि इन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके, राइट, इनको सोशल मेन स्ट्रीम के साथ अलाइन किया जा सके। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब अलग अलग आयोग बने तो पाया गया कि भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के तहत जो ट्राइब्स रिजर्वेशन ले रही हैं, उनमें कुछ ऐसी ट्राइब्स भी हैं जो सोशियो एजुकेशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बहुत पिछड़ी हुई, बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई। यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो बाकी सारे ट्राइबल ग्रुप्स की तुलना में या बाकी सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तुलना में हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी हर मामले में बहुत ज्यादा पीछे हैं। किसी भी सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर वो बहुत पिछड़ी हुई बाकी सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तुलना में। तो ऐसे में जिस भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है या फिर किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, चाहे वो रिजर्वेशन के माध्यम से दिया जाए, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा में रिजर्वेशन हो या फिर जॉब्स पर रिजर्वेशन हो, इसमें बाकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स फायदा उठा ले जाती हैं, लेकिन ये लोग उसका भी फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए ऐसा पाया गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर कुछ ऐसी जनजातियां जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर बाकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तुलना में बहुत पिछड़ी हुई हैं, इनको लिस्ट किया जाए और इनके लिए अलग से विशेष प्रयास किए जाएं। ये कहलाएं दोस्तों पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। लेकिन दोस्तों शुरू में इन्हें, राइट, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहा गया था। शुरू में इन्हें प्रिमिटिव, पीटीजी कहा गया था। पीवीटीजी नाम जो है दोस्तों बहुत बाद में आया। शुरू में इन्हें पीटीजी कहा गया था। अच्छा, कब कहा गया, कैसे कहा गया, वो मैं आऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों की जानकारी के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप है क्या। मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर यानी अनुसूचित जनजातियों के अंदर वे समूह जो विकास के हर पैमाने पर बाकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तुलना में, बाकी अनुसूचित जनजातियों की तुलना में काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं और उनके लिए सरकारों को एक विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, राइट। तो 1973 की बात है दोस्तों, 1973 की बात है। एक आयोग बनाया गया, उसे कहा गया ढेबर कमीशन। और ढेबर कमीशन ने ही कहा कि भाई ऐसा है कि हमें कुछ ऐसी ट्राइब्स भी आइडेंटिफाई हुई हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर जिनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। ऑल्दो दे आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बट they need some special support from the state. Okay, they need some special protection from the state.
तो ढेबर कमीशन 1973 में बना। 1975 में इसने अपनी रिकमेंडेशन सबमिट की और इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही, ध्यान रखिएगा, इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही 52 ट्राइबल ग्रुप्स को, राइट, 52 जनजातीय समूहों को या 52 ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया, 52 ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया और इन्हें पट्टी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाया गया। ध्यान रखिएगा, शुरू में पीवीटीजी नाम बाद में पड़ा, पीवीटीजी नाम जो है वो 2006 में आया, शुरू में इन्हें प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहा गया था। ध्यान रखिएगा, मैं अपनी बात को पुनः दोहरा दूं, ढेबर कमीशन ने इन 52 लोगों को, जिन्हें आज पीवीटीजी कहा जाता है, इन 52 समुदायों को जिन्हें आज पीवीटीजी कहा जाता है, शुरू में सिर्फ पीटीजी कहा जाता था, यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। तो ऐसे 52 ट्राइबल ग्रुप्स पूरे भारत से, अच्छा ध्यान रखिएगा, भारत में कुल 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। आज भी भारत में 700 से ज्यादा, कुछ किताबों में 703 देखने को मिलता है, कुछ किताबों में 705 देखने को मिलता है, बट एक्चुअल डेटा है 705। 705 ट्राइबल ग्रुप्स हैं। उस वक्त हो सकता है थोड़े कम रहे हों, बट आज 705 हैं, लेकिन 52 ट्राइबल ग्रुप्स को पीटीजी की संज्ञा दी गई। लेकिन आज दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज करीब 73 जनजातियां ऐसी हैं पूरे भारत से, 73 जनजातियां ऐसी हैं, 73 जनजातियां ऐसी हैं दोस्तों, सॉरी 75 जनजातियां ऐसी हैं, 75 जनजातियां पूरे भारत में ऐसी हैं जिनको पीवीटीजी कहा गया है। तो टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमारे यहां 705 हैं, लेकिन पीवीटीजी पूरे इंडिया में कितने हैं? 75। और मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां हैं आउट ऑफ 43 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 3 जनजातियां हैं जिन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा गया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा गया है, यानी विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां कहा गया है। ये 3 जनजातियां कौन कौन सी हैं? बैगा, भारिया और सहारिया। बैगा जो मंडला और डिंडोरी वाले इलाके में रहते हैं, मंडला और डिंडोरी वाले इलाके में रहते हैं। सहारिया जो नॉर्दर्न ट्राइबल बेल्ट में रहते हैं, उत्तरी जनजातीय क्षेत्रों में रहते हैं, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर वाला इलाका। और सहारिया जो कि दोस्तों कहां रहते हैं? सहारिया जो है नॉर्दर्न ट्राइबल ग्रुप में रहते हैं, और भारिया जो है दोस्तों वो छिंदवाड़ा के पाताल कोट में रहते हैं। इन 3 ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। बैगा जो डिंडोरी मंडला वाले इलाके में रहते हैं, भारिया जो छिंदवाड़ा के पाताल कोट वाले इलाके में रहते हैं, और सहारिया जो कि नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में रहते हैं, श्योपुर, शिवपुरी वाले इलाके में। तो मध्य प्रदेश की 43 जनजातियों में से 3 जनजातियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। भारत की 705 जनजातियों में से 75 जनजातियों को आज पीवीटीजी की कैटेगरी में रखा गया है, पीवीटीजी की। अच्छा, अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि ढेबर कमीशन ने जब अपनी अनुशंसाएं, अपनी रिकमेंडेशन सबमिट की और 1975 में जब पीवीटीजी, उस वक्त पीटीजी कहा जाता था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाया, इनिशियली कितनी ट्राइब्स थी? शुरुआत में कितनी ट्राइब्स थी? तो 52 ट्राइब्स थी। आज कितनी है? 75 ट्राइब्स हैं। और शुरू में जो नाम दिया गया था ढेबर कमीशन के द्वारा, पीटीजी यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, इसे नाम चेंज करके पीवीटीजी कब किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, पीवीटीजी जो नाम आया वो 2006 में आया, नाम 2006 में आया, लेकिन कॉन्सेप्ट 1975 में लॉन्च कर दिया था इंदिरा गांधी सरकार ने। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है आप सबको? ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए। थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई लिखाई पे कंसंट्रेट करें, फालतू की बातों में इन्वॉल्व ना हो। ओके, फालतू की बातों में आप सब इन्वॉल्व ना हो माय डियर फ्रेंड्स। आप सब प्लीज पढ़ाई पे, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें। इंडिया में 705 जनजातियां हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उनमें से 75 को ही 10% से ज्यादा जनजातियों को जो है वो पीवीटीजीज में रखा गया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप सब, सबसे ज्यादा पीवीटीजीज 13 उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में 3 है, लेकिन उड़ीसा में 13 जनजातीय समूहों को, 13 शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पीवीटीजीज की कैटेगरी में रखा गया है। तो उड़ीसा भारत का वह राज्य है जहां सबसे ज्यादा पीवीटीजीज पाए जाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, भारत में, अच्छा मध्य प्रदेश के कुछ आंकड़े मैं आपको बता दूं। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि मध्य प्रदेश की करीब 21.1% जनजाति, 21% जनजाति जो है जनजातीय जनसंख्या है।
जनजातीय जनसंख्या है 21.1%। ओके, ये डेटा तो हमने डे 1 पे शेयर किया था, लेकिन ध्यान रखिएगा पीवीटीजीज कितनी है? 4.5% ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। ध्यान रखिएगा 4.5% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। ये आप लोग ये डेटा भी याद रखिएगा। टोटल हमारे पास टोटल ट्राइबल परसेंटेज पॉपुलेशन कितनी है? 21.1%, 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। लेकिन अगर टोटल पीवीटीजीज, ये मेरी बात ध्यान सुनिए, टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का, टोटल मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन का नहीं है। ओ भाई जरा गौर से ध्यान से, 4.5% हमारे यहां पीवीटीजीज रहते हैं आउट ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश नहीं है। इज दैट क्लियर? क्योंकि वरना 4.5% अगर टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश हो जाएगा तो बहुत बड़ा डेटा निकल के आ जाएगा। सो 4.5% ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश, दिस शुड बी क्लियर। इज दैट क्लियर? दिस शुड बी क्लियर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कुछ बातें हमने आपको बताई। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए आइए आप ये थोड़ा सा उसको देख लें। ये सारी की सारी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। 2006 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पीवीटीजी कहा गया। ढेबर आयोग, याद रखिएगा ढेबर आयोग का संबंध किससे है? पीवीटीजी से है। ढेबर आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में 1973 में इस विचार की शुरुआत की और एक नई उपश्रेणी यानी सब क्लासिफिकेशन जो है वो बनाया गया, जिसे पीवीटीजी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ढेबर कमीशन 73 में आया, लेकिन प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, जिसे आज पीवीटीजी कहा जाता है, ये 1975 के गवर्नमेंट के एक ऑर्डर के द्वारा आई। इज दैट क्लियर? 1975 में 52 अलग अलग जनजातियों को पीटीजी, उस वक्त पीटीजी कहा गया, जिसे आज पीवीटीजी आप कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए तो हम बात करते हैं आगे दोस्तों, आगे। अब देखिए, हाँ, अब आपके दिमाग में जरूर ये चीज आ गई होगी कि सर ढेबर कमीशन ने किस किस प्रकार के क्राइटेरिया को यूज किया था? ढेबर कमीशन ने किस किस प्रकार के क्राइटेरिया को यूज किया था उस वक्त पीवीटीजीज का सब क्लासिफिकेशन करने में? ओके, पीवीटीजीज जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर एक सब क्लासिफिकेशन आया या एक उपश्रेणी आई, ढेबर कमीशन ने किन किन ग्राउंड्स का इस्तेमाल किया था, किन किन वो क्या क्या पैरामीटर्स थे, बेंचमार्क्स थे, जिससे वो पीवीटीजीज को आइडेंटिफाई कर पाए। दोस्तों ढेबर कमीशन के कुछ पॉइंट्स जो है वो दिए हुए हैं। ढेबर कमीशन के जो पॉइंट्स हैं वो कुछ कुछ दिए गए हैं। ढेबर कमीशन के पॉइंट्स जो है कुछ कुछ दिए हुए हैं। हिंदी वाली खोलूं या इंग्लिश वाली खोलूं? जैसे बोलिए। सबसे पहले चलो इंग्लिश वाली बता देता हूं, दोनों बता देता हूं। सबसे पहले प्री एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक सिस्टम। प्री एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक सिस्टम, दोस्तों एग्रीकल्चर आज एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। आज हल से खेती की जाती है, अलग अलग प्रकार के मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। अगर चलिए ट्रैक्टर से खेती नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम किसी मतलब एटलीस्ट ऑक्स का सहारा लेकर के ही आप खेती कर रहे हैं। ओके, बैल से खेती कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इवॉल्व हो गया है, एग्रीकल्चर जो है वो इवॉल्व हो गया है। लेकिन इससे पहले जब हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर नहीं आया था, या जो मॉडर्न एग्रीकल्चर का करंट कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इससे पहले स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की जाती थी, राइट? तो इनके कहने का मतलब प्री एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक सिस्टम यानी या तो हंटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर कर ही नहीं रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? आज भी वो लोग हंटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है जानते नहीं, या फिर कृषि के एकदम पुराने मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इनको मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड्स के बारे में पता ही नहीं है। और हमारे यहाँ की एक ट्राइब है जिसे बैगा ट्राइब कहते हैं, जो पीवीटीजीज में शामिल है, वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चरल के लिए जानी जाती है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के लिए जानी जाती है। ओके, आज भी वो कुख्यात है, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनफेमस है, आज भी वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर फॉलो करती है। तो प्री एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक सिस्टम ये पहला ग्राउंड था जिसे ढेबर कमीशन ने किया। उसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई ये कुछ ज्यादा ही शिफ्टिंग, कल्टीवेशन या हंटिंग जैसी एक्टिविटी करते हैं, हंटिंग एक्टिविटी या फिर एनिमल रियरिंग, गैदरिंग, ये सब करते हैं। कुल मिलाकर आर्थिक ढांचे पर बहुत ज्यादा कमजोर है। आर्थिक आधुनिकीकरण जो हुआ है, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है, उससे ये बेहद अछूते हैं। ओके, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन इन्हें टच भी नहीं कर पाया। दूसरा ग्राउंड है दोस्तों, इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है।
इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्या है, नेगेटिव हो। हर सेंसस के आधार पर, सेंसस जैसा कि आपको पता है हर 10 साल पर हमारे यहां सेंसस होता है, हर 10 साल पर दोस्तों हमारे यहां क्या होता है, सेंसस होता है। और हर 10 साल पे जो सेंसस होता है, हर 10 साल पे जो सेंसस होता है, उसमें जिन ट्राइबल ग्रुप्स की एक नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई है, नेगेटिव ग्रोथ यानी घट रही है उनकी ग्रोथ, पहले 100 थी तो अब 90 हो गई, 90 थे तो 80 हो गई, नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई है, उन्हें पीवीटीजीज में रखा जा सकता है। ओके, तो ये डेटा सेंसस से निकल करके आएगा। तीसरी है एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी। हालांकि दोस्तों हमारे यहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिटरेसी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल हम मध्य प्रदेश का डेटा लें तो 50% ट्राइबल लिटरेसी निकल करके आएगी, 50% ट्राइबल लिटरेसी निकल करके आएगी मध्य प्रदेश की। मैंने डे 1 पे डेटा शेयर किया था। और अगर महिलाओं के बारे में बात करें तो 41% शेड्यूल्ड ट्राइब्स महिलाओं की ओवरऑल लिटरेसी है। लेकिन दोस्तों ये जो न्यूनतम, ये जो एवरेज है ना 50% का, कि हमारे यहां ट्राइबल लिटरेसी 50% है, मेल और फीमेल मिलाकर के, ये इनकी 50% भी नहीं है, इनकी और कम है, 25-20 पे कहीं ना कहीं लैंग्वेज कर रहे हैं ये लोग। इज दैट क्लियर? तो एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी जो है ये इनके लिए एक इंपॉर्टेंट जो है वो ग्राउंड है। आइए हिंदी में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, राइट, आर्थिक व्यवस्था इनका बहुत ज्यादा, कृषि की जो आर्थिक व्यवस्था है बहुत ज्यादा पुरानी है। ये स्थानांतरित कृषि पर बहुत ज्यादा आश्रित हैं, शिकार करते हैं, संग्रहण करते हैं और उसी पर इनकी विशेष निर्भरता है। इनकी जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो नकारात्मक हुई है। क्या हुई है? नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा। और ये काफी अपेक्षाकृत पृथक यानी आइसोलेटेड रह रहे हैं, आइसोलेटेड। ओके, आइसोलेटेड। दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं आइसोलेट, अगर मैं दूसरी ट्राइब्स के बारे में बात करूं जो मध्य प्रदेश की एकदम एक प्रकार से थोड़ा मजबूत ट्राइब्स, गोंड, भील। ओके, अगर आप गोंडों की सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे या फिर भीलों की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को देखेंगे तो पाएंगे कि इनका काफी हद तक सोशल मेन स्ट्रीमिंग हो चुका है। गोंडों का, भीलों का, जो है कोलों का काफी हद तक सोशल मेन स्ट्रीमिंग हो चुकी है। ये मुख्य धारा में धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, ये इतने आइसोलेटेड नहीं रह गए। ओके, इतने आइसोलेटेड नहीं रह गए। हमारे संविधान ने जो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिए थे आज से 70 साल पहले, उसका इंपैक्ट साफ साफ दिख रहा है। और अब ये बड़े बड़े पदों पर आपको दिख जाएंगे, राइट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते दिखाई दे जाएंगे, पॉलिटिकली वाइब्रेंट है, इकोनॉमिकली वाइब्रेंट है और सोशली वाइब्रेंट है, राइट, सोशली वाइब्रेंट है। लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जो आइसोलेटेड है, समाज के साथ आज भी बिल्कुल जुड़ नहीं पाई हैं। तो ये आइसोलेशन वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट दे आर कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी। और अगर इनकी मेन स्ट्रीमिंग करनी है तो बहुत दम लगाना पड़ेगा, राइट, इनकी मेन स्ट्रीमिंग करनी है, यदि समाज की मुख्य धारा से यदि इनको जोड़ना है तो बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ जाएगा। तो ये दोस्तों क्या है? आइसोलेटेड। इसके अलावा साक्षरता का अत्यंत निम्न स्तर, साक्षरता का अत्यंत निम्न स्तर बता चुका हूं आपको, लिटरेसी। अच्छा, अब आप देखिए, भारत की 705 जनजातीय समूहों में से 75 आज की डेट में पीवीटीजीज है, आज की डेट में, ठीक, आज की डेट में। 1975 में यह कॉन्सेप्ट आया था और उस वक्त सिर्फ 52 जनजातियों को पीवीटीजी यानी उस वक्त पीटीजी कहा गया था और बाद में 23 जनजातियों को ऐड किया गया। पीवीटीजी की संख्या उड़ीसा में सर्वाधिक है, 13, वहां पे 13 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो पीवीटीजीज की कैटेगरी में आते हैं। मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजीज हैं, बैगा, भारिया और सहारिया। इस दैट क्लियर? एक और चीज ध्यान रखिएगा, भारत के 18 अलग अलग राज्यों, भारत के 18 अलग अलग राज्यों में पीवीटीजीज रहते हैं, 18 अलग अलग राज्यों में। हालांकि डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रखिए 18 अलग अलग राज्यों में पीवीटीजीज जो हैं वो निवास करते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ओके, तो आपके कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, आपके कोई प्रश्न हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
अपराजिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बट केएसजी का ये एक्स फैक्टर यही है, हमारे कंटेंट का कोई तोड़ नहीं होता, एक व्यक्ति नहीं, लगभग अपराजिता जी या सारे बच्चे, हमारा कंटेंट, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कंटेंट पर। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा कंटेंट और हमारी टीचिंग ही जो है वो हमारा है, इसके अलावा हमारा ध्यान किसी और चीज पर नहीं रहता। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आज भी हम सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं इस पूरे के पूरे कोर्स के माध्यम से कि what kind of values we pursue, what kind of values we stand, with what kind of values we stand, what kind of teaching ethics we follow in our organization। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, केएसजी के कंटेंट जो है बहुत ही रिजोल्यूट है, बहुत रिजोल्यूट है। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप लोग को ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं बोलने वाला कौन होता हूं। ओके, आप खुद जज कीजिए इस चीज को। पिछले साल हमने ऑनलाइन बैच चलाया था पीटी के टाइम पर, 3 महीने वो ऑनलाइन बैच चला था, 3 महीने वो ऑनलाइन बैच चला था। और जनरली मैंने मध्य प्रदेश की कोचिंग्स में ऐसा देखा है कि मध्य प्रदेश की कोचिंग्स में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो कोचिंग से निकलने के बाद उसे गाली देते हैं। हमने करीब 1000 बच्चों को पढ़ाया था, और राइट, आप उन 1000 बच्चों से पूछ सकते हैं हमने क्या पीटी की प्रिपरेशन कराई थी, उसमें से 100-150 तो हमारे यहाँ आज कैंपस में, मतलब हमारे यहाँ एडमिशन ले चुके हैं, दे हैव बिकम अ फुल प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स ऑफ प्रयास केएसजी। तो केएसजी कंटेंट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, टीचिंग क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये कुछ हमारे ऐसे मूल्य हैं जो हमारे लिए, जिसके साथ हम किसी भी स्तर पर और किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप, मैं ये बताने वाला कौन होता हूं, बोलने वाला कौन होता हूं कि हम बेस्ट हैं, आप जज कीजिए और डिसाइड कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, अब ये पीवीटीजी खत्म हो गया दोस्तों, पीवीटीजी के बारे में बात हो गई। एक बार फिर से पीवीटीजी रिवाइज करा दूं सबसे पहले ढेबर कमीशन। क्या आपको ढेबर कमीशन याद रखना है? ढेबर कमीशन कब बना? 1973 में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, और इसकी कमीशन के आधार पर 1975 में पीटीजी यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स बनाए गए, जिसे 2006 में क्या कह दिया गया? पीवीटीजीज कह दिया गया। ओके, मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजीज हैं, पूरे भारत में कितनी है? 75 पीवीटीजीज, पूरे भारत में 75, और 13 सबसे ज्यादा कहां पर है? उड़ीसा में पीवीटीजीज है। ओके, ये ढेबर कमीशन याद रखना, अगर प्रश्न आ गया ढेबर कमीशन का संबंध किससे था, तो आई होप आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों, हम आगे मूव करते हैं, और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करना है, भील। बट मुझे लगता है कि हम इसे कल ही शुरू करें तो बेटर होगा, क्योंकि एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम कल्चरल एस्पेक्ट पर आ रहे हैं, ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर पर। दोस्तों, हमारा पीवीटीजीज हो गया, डीएनटीज हो गया, और ट्राइबल डेमोग्राफी हो गया। हमने 3 टॉपिक अभी तक डन किए हैं। ट्राइबल डेमोग्राफी, जिसमें हमने ट्राइबल सेंसस और ट्राइबल डेमोग्राफी से जुड़े हुए कुछ आंकड़े देखे। उसके बाद हमने डिनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, जो कि आपके सिलेबस में न्यू एडिशन है। आज हमने पीवीटीजीज के बारे में पढ़ा। दोस्तों, हम अब कल मिलते हैं। कल हम ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर के साथ आपसे मिलेंगे। कल हम भील ट्राइब शुरू करेंगे और भीलों को कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की कोशिश करेंगे। सोसाइटी ऑफ भील, कल्चर ऑफ भील, फेस्टिवल्स ऑफ भील, इकोनॉमी ऑफ भील और भील ट्राइब से जुड़े हुए सारे डायमेंशंस को। तो अगले 3-4 दिन आपके लिए बड़े क्रूशियल होने वाले हैं, जब हम अलग अलग ट्राइब्स के सारे डायमेंशंस आपके सामने खोलकर रख देंगे। दोस्तों, इस पूरी की पूरी यूनिट में जो सबसे टफेस्ट पार्ट है, टफ तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ सबसे क्रिटिकल पार्ट है, जो सबसे अधिक समय लेगा पढ़ाने में, पढ़ने में और रिवाइज करने में, और आखिरी में पैनिक क्रिएट करेगा कि भूल गया, राइट, ओवरलैपिंग हो रही है, वो कल से स्टार्ट होने वाला है। यानी अगले 4 दिन हम इस पूरी की पूरी यूनिट का सबसे क्रिटिकल पार्ट पढ़ेंगे। क्रिटिकल पार्ट। तो कल से आप लोग थोड़ा विशेष रूप से सतर्क रहिएगा, क्योंकि हम कल से भील ट्राइब स्टार्ट करने वाले हैं। आज भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बात इस चीज की है कि आज आप बहुत सारी दूसरी चीजें पढ़ चुके हैं, नया टॉपिक है, क्रिटिकल टॉपिक है, तो वी शुड स्टार्ट इट अफ्रेश फ्रॉम टुमारो। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो चलिए, हम कल मिलते हैं आपसे, सेम टाइम, प्राइम टाइम,
रिवीजन करते रहिएगा, वरना ये चैप्टर आपके लिए एक दुखद स्वप्न बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।